26 नवंबर 2008 रात के 9:30 मुंबई, वो शहर जो कभी नहीं सोता। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर हजारों लोग, ताजमहल होटल की लॉबी में मेहमान, लियोपोल्ड कैफे में युवा, नरीमन हाउस में परिवार, और उसी पल अरब सागर की लहरों को चीरते हुए 10 नाव, 10 आतंकवादी और एक इरादा जो इतना क्रूर था कि उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। लेकिन ये कहानी सिर्फ उस रात की नहीं है। ये कहानी उन लोगों की है जो उस रात से पहले जानते थे, जिन्होंने नक्शे बनाए, जिन्होंने कैंप्स की तस्वीरें खींची, जिन्होंने चेतावनियां दी। और ये कहानी उस सवाल की है जो आज भी हवा में लटका है। अगर वो इंटेलिजेंस एक दिन और देर से पहुंचती, अगर वो नक्शे 1 घंटे और देर से बनते, तो मुंबई कितनी और जलती। साल 2007, पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद के पास एक जंगल। वहां एक कैंप था। बाहर से देखने पर कुछ नहीं, कुछ पेड़, कुछ झोंपड़ियां, लेकिन भीतर एक मशीन चल रही थी। लश्कर-ए-तैयबा का ट्रेनिंग कैंप, जहां 10 नौजवानों को एक ऐसे मिशन के लिए तैयार किया जा रहा था जो दुनिया के सबसे बड़े आतंकी हमलों में से एक बनने वाला था। उन्हें सिखाया गया कैसे समुद्र में नाव चलाते हैं, कैसे AK-47 से बिना रुके फायर करते हैं, कैसे ग्रेनेड फेंकते हैं, कैसे किसी इमारत को घेरते हैं, कैसे महीनों तक इंतजार करते हैं। और ये भी सिखाया गया कि वापस नहीं आना। ये कोई साधारण आतंकी ट्रेनिंग नहीं थी, ये एक सैन्य अभियान था जिसे आतंक का जामा पहनाया गया था। उन्हीं दिनों भारतीय खुफिया एजेंसियां कुछ महसूस कर रही थीं। रॉ के कुछ अधिकारी, इंटेलिजेंस ब्यूरो के कुछ लोग, नेवल इंटेलिजेंस, उनके पास टुकड़े थे एक बड़ी पहेली के। कोई बात कर रहा था समुद्र के रास्ते हमले की, कोई जिक्र था मुंबई का, कोई संकेत था बड़े सॉफ्ट टारगेट्स का। लेकिन पहेली के टुकड़े बिखरे हुए थे और उन्हें जोड़ने के लिए वक्त कम था। NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, काले कपड़े, काले हेलमेट, काले ही इरादे दुश्मन के लिए। इन्हें ब्लैक कैट्स कहते हैं। लेकिन मुंबई हमले से पहले NSG का काम सिर्फ रिएक्ट करना नहीं था। एक छोटी चुप टीम लगातार इंटेलिजेंस इनपुट्स का विश्लेषण कर रही थी। उन्हें पाकिस्तान के कुछ कैंप्स की जानकारी मिल रही थी, लश्कर की गतिविधियां बढ़ रही थीं, कुछ ऑपरेटिव्स को स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही थी। NSG के प्लानर्स ने नक्शे बनाए, संभावित टारगेट्स चिन्हित किए। मुंबई के बड़े होटल्स, रेलवे स्टेशन, यहूदी सेंटर, सब पर एक नज़र रखी गई। लेकिन कब, ये नहीं पता था। और कब, सबसे ज़रूरी सवाल था। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने भी एक चेतावनी दी। रिपोर्ट्स के अनुसार साल 2008 में हमले से कुछ महीने पहले अमेरिका ने भारत को आगाह किया था। समुद्र के रास्ते, मुंबई, बड़े होटल। ये जानकारी भारतीय एजेंसियों तक पहुंची। महाराष्ट्र पुलिस को अलर्ट किया गया। मुंबई पुलिस के कुछ अधिकारियों ने पूछताछ की, कोस्ट गार्ड को सूचित किया गया। लेकिन, और ये लेकिन इतिहास का सबसे भारी शब्द है, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था ये इतना बड़ा होगा। किसी ने नहीं सोचा था 10 लोग, सिर्फ 10 लोग पूरे शहर को घुटनों पर ला सकते हैं। 26 नवंबर की रात, कोलावा मछवारा बस्ती के पास एक नाव रुकी। 10 नौजवान उतरे। उन्होंने अपने बड़े बैग उठाए और वो मुंबई की भीड़ में घुल मिल गए। कुछ ही मिनटों में उन्होंने अपने हथियार निकाले और मुंबई, जो कभी नहीं सोती, उस रात खून में डूब गई। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, अजमल कसाब और उसका साथी, AK-47, भागती भीड़, चीखें। लियोपोल्ड कैफे, ग्रेनेड, टूटे शीशे। ताजमहल होटल, आग, धुआं, लोग खिड़कियों से झांकते हुए। ओबेरॉय थ्राइडेंट, बंद कमरे, आतंक। नरीमन हाउस, जहां यहूदी परिवार बंधक बने। और पूरी मुंबई, जो इन सब जगहों को एक साथ नहीं बचा सकती थी। दिल्ली में उसी रात NSG का हेडक्वार्टर जाग उठा। फोन की घंटियां, रेडियो पर आवाजें और एक आदेश, तुरंत। लेकिन यहां एक और त्रासदी हुई। NSG का बेस दिल्ली में था, मानेसर में। मुंबई 1,500 किलोमीटर दूर। टीम को एयरलिफ्ट करना था और उस रात एयरफोर्स का विमान तुरंत उपलब्ध नहीं था। घंटे बीते, शहर जल रहा था और NSG की टीम तैयार थी, लेकिन रुकी हुई थी। ये वो देरी थी जिसके बारे में बाद में बहुत सवाल उठे। बाद में NSG का एक फॉरवर्ड बेस मुंबई में बनाया गया, ताकि ये कभी ना हो। लेकिन उस रात जो हो रहा था, वो नहीं रुक सकता था। आखिरकार NSG पहुंची, रात के करीब 2 बजे, और तब शुरू हुआ ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो। 3 जगह एक साथ, ताज, ओबेरॉय, नरीमन हाउस। NSG के कमांडर जानते थे, भीतर आतंकी हैं, भीतर बंधक हैं, और भीतर वो सब कुछ है जो गलत हो सकता था। नक्शे काम आए। उन इमारतों के ब्लूप्रिंट्स जो पहले से तैयार थे, उन टारगेट्स की जानकारी जो महीनों पहले चिन्हित की गई थी।
अगर वो नक्शे नहीं होते, अगर वो पूर्व तैयारी नहीं होती, तो ब्लैक कैट्स अंधेरे में दाखिल होते, बिना जाने कि दुश्मन कहाँ है। और तब बंधकों की जान बचाना और भी मुश्किल होता। ताज होटल, 5 सितारा होटल, सैकड़ों कमरे, दर्जनों गलियारे, कई मंजिलें, और भीतर 2 आतंकी और कई बंधक। एनएसजी टीम ने कमरे कमरे तलाशी ली। हर दरवाजा एक अनजान खतरा, हर मोड़ एक संभावित गोली। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन, एनएसजी का वो अफसर जिसने उस रात अपनी जान दी। जब उनके साथी घायल हुए तो उन्होंने कहा, तुम नीचे जाओ, मैं अकेले देख लूंगा। और वो आगे बढ़ गए। वो वापस नहीं आए। उनकी उम्र थी 31 साल। नरिमन हाउस, यहूदी चाबाद सेंटर, रब्बी गैब्रियल होल्ट्सबर्ग और उनकी पत्नी रिवका और उनका 2 साल का बेटा मोशे। आतंकवादियों ने इस इमारत को भी घेर लिया था। एनएसजी की टीम ऊपर से उतरी, हेलीकॉप्टर से, छत पर। भीतर नरक था। रब्बी और उनकी पत्नी बच नहीं सके, लेकिन मोशे, उनका नन्हा बेटा, बचा। उनकी भारतीय आया सैंड्रा सैम्यूल ने उसे गोद में उठाया और भाग निकली। एक 2 साल का बच्चा अपने माता पिता को खोकर जिंदा रहा। ये मुंबई की उस रात का सबसे दर्दनाक चेहरा था। लेकिन हम वापस आते हैं उस सवाल पर। एनएसजी की वो इंटेलिजेंस मैपिंग जो हमले से पहले हुई थी, क्या उसने सच में फर्क डाला? जवाब है हाँ। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है, क्या वो मैपिंग पर्याप्त थी? रिपोर्ट्स बताती हैं एनएसजी के पास मुंबई के बड़े टारगेट्स की जानकारी थी। ताज, ओबेरॉय, नरिमन हाउस, ये सब हाई रिस्क श्रेणी में थे। इसीलिए जब टीम पहुंची, उनके पास ब्लूप्रिंट्स थे, इमारतों का लेआउट था। लेकिन जो नहीं था वो था टाइमिंग। अगर इंटेलिजेंस में ये भी होता कि हमला 26 नवंबर की रात होगा, समुद्र के रास्ते, इन 10 लोगों के जरिए, तो शायद कोस्ट गार्ड उस नाव को रोक सकती थी। शायद वो 10 लोग समुद्र में ही रोके जा सकते थे। शायद 176 लोग जिंदा रहते। 176। ये सिर्फ संख्या नहीं है, ये 176 जिंदगियां हैं। हेमंत करकरे, एटीएस चीफ, जो उस रात शहीद हुए, जो उसी इंटेलिजेंस को इकट्ठा करने में लगे थे। विजय सालस्कर, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, जो दुश्मन से कभी नहीं डरे। अशोक कामटे, जो आगे बढ़े जब पीछे हटना आसान था। और मेजर संदीप उन्नीकृष्णन, जो अकेले गए और वापस नहीं आए। ये चेहरे हैं उस रात के। लेकिन एक चेहरा और है, अजमल कसाब, 10 आतंकवादियों में से एकमात्र जो जिंदा पकड़ा गया। तुकाराम ओमले, मुंबई पुलिस के हवलदार। कसाब के सामने, AK-47 के सामने, उन्होंने अपने हाथों से उसकी बंदूक थाम ली। गोलियां खाईं, लेकिन कसाब को नहीं छोड़ा। ओमले शहीद हुए, लेकिन कसाब जिंदा पकड़ा गया। और उसी कसाब ने बाद में वो सब कुछ उगला। ट्रेनिंग कैंप्स, पाकिस्तान का नाम, लश्कर का नाम, हाफिज सईद का नाम। वो जानकारी जो एक हवलदार की जान की कीमत पर मिली, दुनिया को सच बताने में काम आई। 82 घंटे। इतने घंटे चला ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो। 9 आतंकवादी मारे गए, 1 पकड़ा गया। मुंबई आज़ाद हुई, लेकिन आज़ाद होते होते वो टूट भी गई थी। हमले के बाद की जांच में कुछ सवाल उठे जो आज भी अनुत्तरित हैं। इंटेलिजेंस थी, लेकिन समन्वय नहीं था। चेतावनी थी, लेकिन तैयारी अधूरी थी। एनएसजी दिल्ली में थी, लेकिन मुंबई में नहीं। हर एजेंसी के पास एक टुकड़ा था, लेकिन पूरी तस्वीर किसी के पास नहीं थी। और ये सबसे बड़ा सबक था। इंटेलिजेंस तब काम नहीं करती जब वो बंद दराजों में बंद हो। इंटेलिजेंस तब काम करती है जब वो सही वक्त पर सही हाथों में हो। उस हमले के बाद भारत ने बहुत कुछ बदला। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA बनाई गई। एनएसजी के रीजनल हब्स बनाए गए, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता में। कोस्टल सर्वेलेंस बढ़ाया गया। इंटेलिजेंस शेयरिंग के नए प्रोटोकॉल्स बने। ये सब उन 176 जानों की कीमत पर सीखा गया। ये वो सबक था जो सीखना नहीं चाहिए था, लेकिन सीखना पड़ा। आज 15 साल बाद 26 नवंबर को मुंबई रुकती है। मोमबत्तियां जलती हैं, नाम पढ़े जाते हैं। मोशे होल्ट्सबर्ग, जो उस रात 2 साल का था, अब जवान हो चुका है। वो इज़राइल में रहता है, हर साल मुंबई आता है, उस इमारत के सामने खड़ा होता है जहां उसके माता पिता गए। वो पूछता है वो सवाल जो शायद कभी पूरी तरह जवाब नहीं पाएगा, क्यों? और हम जो उस रात को याद करते हैं, हमें भी एक सवाल याद रखना है। एनएसजी की वो इंटेलिजेंस मैपिंग, उन कैंप्स की, उन टारगेट्स की, वो काम आई। लेकिन जो देरी हुई, चाहे विमान की, चाहे समन्वय की, चाहे जानकारी को जोड़ने में, वो देरी एक सबक है। एक ऐसा सबक जिसे हर देश, हर सरकार, हर सुरक्षा एजेंसी को याद रखना चाहिए।
क्योंकि आतंक घड़ी देखकर नहीं आता। आतंक उस पल आता है जब आप सोचते हैं अभी नहीं कल देखेंगे। मुंबई ने वो रात देखी, मुंबई ने वो आग देखी, और मुंबई वो शहर जो कभी नहीं सोता, उस रात भी नहीं सोया। लेकिन उस जागने की कीमत बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी। इसीलिए जब भी कोई कहे कि इंटेलिजेंस जरूरी नहीं, जब भी कोई कहे कि तैयारी बाद में हो जाएगी, जब भी कोई कहे कि ये हमारे साथ नहीं होगा, तो उन्हें याद दिलाइए 26 नवंबर। उन्हें याद दिलाइए तुकाराम ओम्बले के हाथ जिन्होंने मरते हुए भी दुश्मन को नहीं छोड़ा। उन्हें याद दिलाइए मेजर संदीप उन्नीकृष्णन जो अकेले आगे बढ़े। उन्हें याद दिलाइए मोशे जो आज भी पूछते हैं क्यों। क्योंकि जिस दिन हम भूल जाएंगे उस दिन वो 10 नावें फिर से आ सकती हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, और अगर आप ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।